तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स का सारा पार्ट हो चुका है, केवल क्या बचा है, एटॉमिक फिजिक्स, है ना। एटॉमिक फिजिक्स कहने का क्या मतलब है, अपन एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि तुम्हारे लिए नया नहीं है, तुम क्लास 8th में, 9th में, 10th में सब में पढ़े हो। 11th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही था, तो उसमें सब कुछ पढ़ाया गया है। अभी फिर से फिजिक्स में वही पढ़ने जा रहे हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें। आगे बात समझ में ना, केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले एटम में क्या अंतर है, फिजिक्स में थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रूफ को ज़्यादा पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में। चल देख, जब एटम का चर्चा होने लगा ना कि ये दुनिया कैसे बनी है, किस चीज़ से बनी है, तो इस पर बहुत लोग बात किए हैं। सबसे पहले वैदिक स्टडीज़ की अगर अपन बात करें तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि दुनिया का हर एक पार्टिकल, दुनिया का हर एक मटेरियल 5 चीज़ों से मिलकर बना है। पंच तत्व सुने हो, पंच तत्व का वैदिक स्टडीज में आता है। वो 5 तत्व से, हम लोग का बॉडी भी 5 तत्व से मिलकर बना है। कौन कौन सा यार, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 चीज़ों से मिलकर के हमारा फॉर्मेशन हुआ है वैदिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज में पहुंचते हैं तो साइंटिफिक स्टडी में जो पहला साइंटिस्ट आया एटम के बारे में बताने वाला, वो कौन था, बोल, डाल्टन साहब। कौन थे, डाल्टन साहब। डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम बोलते हैं, या डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम। डाल्टनगंज से नहीं थे वो नाम वैसे तो डाल्टन थ्योरी क्या बताया ना, डाल्टन साहब बताएं कि देखो भाई, ये दुनिया में जितना भी मटेरियल बना है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका है एटम। क्या है, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, और उसका वो नाम क्या बोले, एटम है। क्या बोले बाबू, एटम। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, अणु। क्या बोलते हैं, अणु। और न्यूक्लियस को परमाणु। सुने हो, तो ये एटम, दुनिया का हर एक चीज़ किससे बना है, एटम से बना है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल इज एटम, ऐसा बताया गया। तो पहले पढ़ते थोड़ा डाल्टन्स के बारे में, लिखते चलते हैं हम लोग। पहला जो है डाल्टन, डाल्टन्स मॉडल। डाल्टन्स मॉडल का मतलब वो मॉडल को भेजे थे ऐसा नहीं, एटम का मॉडल बताए थे, ठीक है। देख, बात नहीं करो। पहला चीज वो क्या बोले बाबू इसमें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को क्या नाम बोला गया बाबू, एटम। क्या बोला गया, एटम। और इस एटम के बारे में वो क्या बताया ना कि ये इनडिविजिबल है। कैसा है बाबू, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब समझ रहे हो, इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते। ये सबसे छोटा पार्टिकल पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, ठीक। साथ साथ वो ये भी बताया कि ये जो एटम है ना, वो कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है बाबू, न्यूट्रल मतलब नो पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल है ये, ठीक। आगे क्या बताएं, सारा मटेरियल इसी से बना है। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो कुछ लोग सवाल पूछा कि अच्छा, सारा मटेरियल एटम से बना है, ठीक है, एटम से बना होगा, इसका मतलब सर ये जो मोबाइल है इसमें जो एटम्स प्रेजेंट हो गए, और ये जो पेन है इसका एटम सेम होना चाहिए। सेम होता है कि अलग अलग होता है, ये तो अभी हम लोग को पता चल गया ना। उस जमाने में कुछ नहीं पता था, तो डाल्टन साहब क्या बोले कि देखो ठीक है, जैसे ये मोबाइल है ना, तो इसका जितना एटम होगा ना वो सब एक जैसा होगा, पर कोई दूसरा सब्सटेंस तुम लेके चले आओगे तो उसका जो एटम्स होगा इसके एटम से अलग होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात क्या बोले भाई, ऑल एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज सिमिलर, आर सेम, बट they are different for others। एक कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए उसका सारा एटम एक जैसा होगा, पर कोई और सब्सटेंस ले लिए उसका एटम आपस में सब एक जैसा होगा, पर इन दोनों का अलग अलग होगा। ऐसा बताएं। आगे बात समझ में, ये लिख दिए, लिख लेना, लेकिन पहले समझ लो। डाल्टन साहब सबसे पहला क्या बात बताए बाबू, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, इट इज इंडिविजिबल। और दूसरा बात क्या बताएं कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए।
एक मटेरियल का सारा आइटम एक जैसा होगा, दूसरा मटेरियल का सारा आइटम एक जैसा होगा, पर इन दोनों में आपस में डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा। कोई तकलीफ डाल्टन समझने में? फटाक से लिख। फर्स्ट में डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम। न्यूट्रल मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है उसमें, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेट न्यूट्रल है वो। क्या ये लिखा है वहाँ, यू नो कैलीग्राफी? तुम लोग को आता है क्या किसी लड़कियों कैलीग्राफी आता है क्या? टेलीग्राम, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब होता है तुम कितने अच्छे से कोई भी वर्ड्स को लिख सकते हो स्टाइल मार के। कुछ किया था मुझे फोन? नहीं नहीं, कोई मैसेज नहीं आया मेरे को। नहीं देखे हैं, मे भी आया शायद, देखे नहीं, देख लेंगे। पढ़ना पड़ेगा अभी के लिए, आगे के लिए। अभी जो है तो पढ़ना है ना। आओ देखो भाई, डाल्टन ये सब बता चुके हैं। तो उसी ज़माने में एक और साइंटिस्ट काम कर रहे थे जिनका नाम था जे थॉमसन। कौन थे वो? जे थॉमसन। जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन सा? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का खोज आया था। जिसमें किसका खोज किए थे वो? इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का। तो उस समय खोज हो चुका था। तो इनसे पूछा कि डाल्टन से कि अच्छा आप तो बताएं ना कि एटम किससे बना है, क्या है, बताइए। वो जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, आपके एटम में कहाँ रहता है वो? और वो बताया है कि हर एक एलिमेंट में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसके इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप बताइए आपके एटम में कहाँ है? डाल्टन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो डाल्टन साहब का थ्योरी फेल कर गया। समझ में आया? कब फेल कर गया? जब जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, तो डाल्टन साहब से पूछा गया कि आप एक्सप्लेन करिए कि कहाँ है ये, तो वो नहीं बता पाए कुछ। वो तो न्यूट्रल बताए थे टोटल, इलेक्ट्रॉन के बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। तो जे थॉमसन बेसिकली क्या बोला ना कि देख एटम हाँ मानते हैं कि सबसे छोटा, लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे छोटा है, उसके अंदर भी कुछ कुछ होता है जो हम लोग जानते हैं आज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, ये डाल्टन साहब नहीं बताते, तो डाल्टन साहब यहाँ फेल कर गए। डाल्टन साहब एक जगह और फेल किए। कहाँ फेल किए? देख थोड़ा मैं तुम्हें समझा दूँ अच्छे से, हालांकि मैं लिखवाऊँगा लैंग्वेज में। उस ज़माने में ना एलिमेंट को कैसे पहचानते थे? जैसे मान लो कि लोहा, कोई तुमको मटेरियल कोई ऐसे एलिमेंट दे दिए, हम लोग बताना हो कि कौन सा एलिमेंट है। तो उस समय तो लोग जानते नहीं थे, पीरियोडिक टेबल वगैरह आया नहीं था, एलिमेंट का नामकरण किया हुआ नहीं था। कैसे लोग पहचानते थे किसी भी एलिमेंट को? उसको पहचानने का क्या तरीका था वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान ले बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट का नाम सुना? फोटोग्राफिक प्लेट, प्लेट नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुने हो तो सुनो। आप बस ऐसा समझे ना कि फोटोग्राफिक प्लेट आप समझे कि एक ऐसा स्क्रीन जैसा होता है। कैसा होता है? स्क्रीन जैसा। और उस पर जिंक सल्फाइड से लेपा हुआ रहता है, पेंट करा रहता है। किससे पेंट किया हुआ रहता है? जिंक सल्फाइड। किससे? जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस कहने का क्या मतलब कि अगर उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डालोगे ना तो चमकेगा। क्या होगा? चमकेगा। ठीक, अलग कलर का लाइट लाइंस बनेगा, चमक दिखाई देगा, उसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। आप समझने के लिए अभी इतना ही समझिए, फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब है कोई स्क्रीन है जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डालोगे तो वो चमकता है। अलग अलग वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो अलग अलग तरीके से उसमें डिजाइन बनता है। आगे बात समझ में? अलग अलग तरह का डिजाइन बनेगा। ठीक, होता क्या था ना बेटा
कि जैसे मान ली कि एक मटेरियल तुमको ला के दे दिए, ऐसे रख दिया, तो अब तेरे को पहचाने कि है क्या, कैसे पता चलेगा, इसका नामकरण क्या किया जाए। तो लोग क्या करते थे कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डालते थे। क्या डालते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसमें इंसिडेंट करते थे। अब जैसे उस मटेरियल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस करता था, होता क्या था कि कुछ हुआ, मान लेते हैं कि कुछ एब्जॉर्ब हो गया उसमें, उस मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। जो बच के निकला इधर से, उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिए। जो बच के निकला उसको किस पे ले लिए? फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिए। तो वहां पे कुछ ना कुछ लाइंस बनेगा, कुछ डिजाइन बनेगा, ठीक। उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मटेरियल लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाले, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें हर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तुम ऐसा समझो। जैसे इसमें घुसा तो ये कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बच के निकला यहाँ पे उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लिए, तो वहाँ डिजाइन बना। वो जो डिजाइन बना उसी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बाबू? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। अब सुना, जो थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब किया था ना, जो थोड़ा बच के निकल गया तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना दिया। जो एब्जॉर्ब कर लिया था उसमें कुछ प्रोसेस हुआ, फिर वो खुद से लाइट छोड़ा। कौन छोड़ा? मटेरियल। फिर वो खुद से एक लाइट छोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ा। वो जो एमिट किया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको फिर से एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिए, और इस बार जो डिजाइन बना ऊपर में उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। मोटा मोटी समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? ध्यान से सुना। मटेरियल लिए जिसको पहचानना है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाले जिसमें हर वेवलेंथ प्रेजेंट है, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ जो बच के निकला उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लिए, उसका डिजाइन बना, उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? जो एब्जॉर्ब करके रखा था कुछ प्रोसेस हुआ, फिर उसमें से जो लाइट निकला, उसको जो एमिटेड लाइट निकला उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये इस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। जैसे मान लें हम आयरन को लिए थे ना, तो कुछ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना होगा, डिजाइन बना होगा, कुछ एमिशन स्पेक्ट्रम बना होगा। वो दोनों को फोटो लेकर के रख लिए हम लोग, कि जब भी किसी मटेरियल पे डालने पे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा बने ना, तो तुम समझ जाना कि वो आयरन था। क्या था वो? ऐसे पहचाना जाता था पहले के ज़माने में। अब मान लो को गोल्ड बनाना है, क्या गोल्ड को पहचानना था तो गोल्ड यहाँ पे ला के रखते थे और लाइट मारते, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता और यहाँ एमिशन स्पेक्ट्रम बनता। दोनों फोटो ले जा करके मिलाते, ऐसा सेम फोटो किसका है, तो देख अरे गोल्ड वाला क्या सेम मिल रहा है, मतलब ये जो मटेरियल लिए थे वो क्या था? गोल्ड था। आगे बात समझ में? तो ऐसे उस जमाने में एलिमेंट्स को पहचाना जाता था। कोई तकलीफ? डाल्टन साहब से पूछा गया कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा डिजाइन क्यों बन रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है, तो ये भाई साहब बोले कि माफ़ करो, हमसे ये ना हो पाएगा, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो डाल्टन साहब दोबारा फेल हो गए। आगे बात समझ में? तो डाल्टन साहब का फेल होने का दो कारण, पहला कि वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। आगे बात समझ में? लिखो फेल्यूर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। फेल्यूर्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। हाँ, फेल्यूर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तुम समझ रहे हो साइंटिस्ट भी फेल करते थे, साइंटिस्ट भी फेल करते थे, और वो फेल कर करके ही आज इतना डेवलप हुए हैं। तो तुम फेल करते हो ना, तो सोचा करो कि तुम बहुत कुछ सीखने जा रहे हो, डर मत जाया करो। समझ में आया ना? मम्मी को बोल दी। बिल्कुल, ये वीडियो मम्मी देख रहे हैं, दिखा देना ये, ठीक है? स्पेशली यही है। हाँ, फेल करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अनसक्सेसफुल हैं, सक्सेस को और बढ़ाने का वो माध्यम होता है, ठीक है? क्या क्या फेल्यूर था, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो? इलेक्ट्रॉन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसा कि जे थॉमसन बताया था, और दूसरा एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिखो फर्स्ट में, he could not explain, he could not explain, he could not explain, फेल्यूर में he could not explain the presence of electron, the presence of electron, ब्रैकेट में लिख लेना, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, सेकेंड में लिखो, he could not explain emission, जो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, वो उनके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो। नेक्स्ट में लिखो
he could not explain emission and absorption spectrum. Emission and absorption spectrum. Emission and absorption spectrum. ठीक है, अब भाई साहब फेल कर गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। कौन फेल कर दिया इनको? रे जे थॉमसन ना। तो अब जे थॉमसन का पढ़ते हैं कि वो कितना कुछ बताए थे, क्या क्या बताए थे, है ना। तो नेक्स्ट में लिखो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या इसी को एक और नाम दिया गया है, कोई बता सकता है इसका क्या नाम था? मॉडल जे थॉमसन। दूसरा नाम क्या था? रेजिंग पुडिंग मॉडल। सुने हो? नहीं सुने हो? रेजिंग पुडिंग मॉडल। तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे पहले। रेजिंग पुडिंग ये बहुत फेमस वर्ड है। प्लम पुडिंग मॉडल, 11th में केमिस्ट्री में ये भी नहीं सुना। सही है, कोई बात नहीं, चलो। पुडिंग सुने खाने वाला। रेजिंग का मतलब क्या होता है बता? रेजिन का क्या मतलब होता है? किसमिस, किसमिस, किसमिस। हाँ, रेसिन। देख इधर आओ। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जे थॉमसन क्या बताए थे, ध्यान से सुनना। (1897) में इसका खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन का। किसका हुआ था? इलेक्ट्रॉन का। लिख ही लो पहले। बोल रहे, सुन लो इधर। सुन रहे आप बोलिए। हाँ, ऐसे इग्नोर्ड फील होता है, हद है यार। बोलते रहिए। ओह, पर हम यहाँ लड़के नहीं, हम यहाँ टीचर हैं, सो हम इग्नोर नहीं हो सकते हैं। चलो, बड़ा इमोशनल बात बोल दिया यार। बोला तो सही वैसे तुम। चलो, जे थॉमसन 1897 में एक्सपेरिमेंट किए, जिसका क्या नाम था? ये रेजिंग पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। वो क्यों ऐसा बोले? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज करा था। किसका करा था? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये क्या बोले ना कि देखो, एटम जो है ना, वो क्या बोले थे डाल्टन साहब कि एटम न्यूट्रल है। बिल्कुल न्यूट्रल है एटम। कैसा है? न्यूट्रल है। लेकिन इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अभी हम खोजे हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव भी होगा तभी ना बैलेंस होकर के न्यूट्रल रहा होगा। समझ में आ रहा है? ये डाल्टन क्या बोला था? न्यूट्रल और एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो जे थॉमसन क्या बोले कि देखो मैंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को खोजा है, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ये न्यूट्रल रहता है। ये कोई चार्ज है क्या? ऐसे बेन चार्ज है क्या? नहीं, न्यूट्रल है। मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर उसमें प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? जितना नेगेटिव चार्ज है, तभी ना बैलेंस होगा। +q - q = 0। आगे बात समझ में? तो जे थॉमसन बोले कि देख भाई, एटम जो है ना, वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज का एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, और उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बिल्कुल वैसे ही कहीं कहीं अंदर रखे हुए हैं, जैसे तरबूज में बीज रखा हुआ रहता है। जैसे तरबूज में बीज रहता है। प्लम पुडिंग मॉडल इसीलिए बोला जाता है, तरबूज में बीज। वही तो पढ़े है, वाटरमेलन। हाँ, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? रेजिंग पुडिंग क्यों बोला गया? कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, आप ऐसा समझे कि उसमें किशमिश जैसा बीच बीच पे कहीं कहीं रखा हुआ। वो किशमिश क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कोई तकलीफ यहाँ तक? हाँ, बता रहे हैं कहाँ फिल करेंगे ये। यहाँ तक क्लियर है ना? According to J. Thomson, an atom is a uniform sphere of positive charge having electrons embedded in it, just like the seeds of watermelon. बुझाया? लिखो। इसी का बता रहे ना, इस तफसीर। आपको तेरा अलग वो क्या आप दिखा पता नहीं क्या कर रहा है लड़का। लिखो, लिख लो। एटम इज एन यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज
is an uniform sphere of positive charge. Uniform sphere of positive charge with negatively charged particle electrons in which, with negatively charged particle electrons are embedded in it just like seeds of the watermelon. In such a way that atom is overall neutral. हो गया? छूट गया तेरा? हो गया ना? सुनो बाबू, क्या बोले वो कि एटम किसका बना है? पॉजिटिव चार्ज का गोला है। आप ऐसा समझे ना कि पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, उसी को एटम कह रहे हैं, और उसके अंदर में कहीं कहीं पार्टिकल रखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है जैसे तरबूज में बीज कहीं कहीं पड़ा रहता है। आगे बात समझ में? और ओवरऑल वो क्या है बाबू? न्यूट्रल है। ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है, ऐसा वो बता दिए। अब सुनो, इन्हीं का एक स्टूडेंट था रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड। इन लोग से, इनसे बोला गया ना जे थॉमसन से, अच्छा ऐसा बात है सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ बैठा हुआ है? दोनों मिल करके तो न्यूट्रल हो जाने चाहिए। न्यूट्रल है भी, लेकिन पॉसिबल है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ हमेशा ऐसे रहे? न्यूट्रल होकर एकदम खत्म हो जाएगा ना। पर ये कह रहे कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मस्त पड़ा हुआ है अंदर में, यहाँ फेल हो जाते हैं। इन्हीं का एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड इन्हीं के स्टूडेंट से, इन्हीं से पढ़े, और फिर बाद में जाके एक्सपेरिमेंट करके इन्हीं को गलत प्रूफ कर दिया। हाउ इडियट स्टूडेंट। सोचो तुम लोग भी कल को जाके जब बहुत पढ़ लोगे तो मेरे को गलत प्रूफ कर सकते हो। पूरा फुल कॉन्फिडेंस। हालांकि ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। सांप पाल रहा था, दिखा दे यार। कोई भी टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा करे। खैर ठीक है, तो रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को ये जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे बात समझ में, जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी बात, जे थॉमसन ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम को। तो ये कौन किया था? बता रहे, आएगा धीरे धीरे, आगे आएंगे, वो महारथी आएंगे। बोर्न साहब, BOHR, बोर्स थ्योरी। हाँ, नील बोर दूसरा है, सॉरी नील बोर ही थे। हाँ, हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सोच रहे थे, सॉरी कोई नहीं। तो ये जो बोर साहब थे ना, ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे आगे आने के बाद। जे थॉमसन क्यों फेल किया बाबू? क्योंकि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट को। आगे बात समझ में, लिखो फेल्योर। फर्स्ट में लिख लो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको भी ये भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जे थॉमसन। He could not explain absorption spectrum and emission spectrum. Second में लिख लो, he could not explain alpha particles scattering experiment. He could not explain alpha particles scattering experiment. अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिखना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिखना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। ये भी फेल हो गया। तो अब किसी बारे में कौन इनको गलत प्रूफ किया है? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का आप पढ़ेंगे हम लोग, लिखो थर्ड में, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसमें तुम लोग कोई डायग्राम नहीं बनाया ना? जगह है बचा हुआ थोड़ा सा, अगर बचा होगा तो ये जे थॉमसन में ऐसा डायग्राम बना लेना ना, बस बीच में माइनस कहीं कहीं है। ये पूरा का स्फीयर ही पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स है।
तरबूज में बीज है ना, आ गया मार्केट में। फ्रिज है तेरा यहाँ, तेरे पास तो होगा, तेरा तो घर है यहाँ पे। ओके, ऐसे से ठंडा करा के मंगाएंगे है ना। छोटा हो रहा है, छोटा पानी रखते हो। सिर्फ पानी रखता है और दूध रखता है, छोटा सा फ्रिज है, वो अच्छा वो कोई बात नहीं। जितना आप कमर हाँ हाँ यहाँ तक ओके फ्रीजर होगा, ठीक है। फ्रीजर और फ्रिज में कहाँ अंतर है? हाँ मैं बताऊँगा, फ्रीजर बर्फ वाला हो गया, फ्रिज नॉर्मल वाला हो गया। चलो आ जाओ। अब बर्फ ना होता तो डायरेक्ट उसमें भी वही रखा जाएगा। अरे ठीक है सब कोई ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, वो क्या किए थे। आओ देखो रदरफोर्ड कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, ध्यान से समझो। वो क्या किए ना, गोल्ड फॉइल लिए। क्या लिए? गोल्ड फॉइल कहने का क्या मतलब, ये सोना लिए हैं और पीट 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 करके एकदम पतला सीट बना दिए। क्या बना दिए? कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि गोल्ड ही क्यों लिए, लोहा भी ले सकते थे। सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है गोल्ड। मैलिएबल पता है क्या होता है ना, कि जिसको तुम बाय बीटिंग यू कैन कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। और डक्टाइल का क्या मतलब होता है बता दो, जिसको खींच के ऐसे वायर बना सको, है ना। ये गोल्ड मैलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, ठीक है। तो इतना अच्छा मैलिबिलिटी होता है ना, इसको कि एकदम पीट पीट के एकदम पतला बना देता है, इसको गोल्ड फॉइल बोलते हैं। इतना पतला बना देता है, तुम समझो कि एल्युमिनियम फॉइल जैसा, उससे 10,000 गुना पतला, और उससे भी पतला होता है। बाल जैसे दिखा रहे हैं, दिखेगा कैसे? वह क्या कर रहा है? देख हुआ क्या ना कि एक थिन गोल्ड फॉइल ऐसे लिया गया यूं। ये कितना थीन है तुम समझ सकते हो कि ये करीब करीब 10⁻⁻⁹ मीटर के रेंज में रहता है। तुम समझ रहे हो कितना पतला। एक कागज ले लो, इसका तुम हजार पतला कर दो, ऐसे और पतला मतलब इतना। हाँ सी थ्रू नहीं है। एकदम ऑलमोस्ट तुम ऐसा ही समझो। ये हाँ वैसा ही बनाए थे वो, एकदम पतला बनाए थे। तुम ऐसा समझो कि वो इतना पतला बना के रखे हुए थे, इतना पतला बना करके रखे हुए थे कि कुछ भी इतना पतला बना दिए थे। सुन लो, इतना पतला बना दिए थे, तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि इसमें एटम्स का केवल एक ही लेयर है। कितना है? एटम का केवल एक ही लेयर। तो जो कागज़ बोल रहा है ना, उसमें 100 लेयर कम से कम होगा एटम्स का। तो समझो कि 100,000 गुना पतला और कर दो तो एक एटम्स का सिंगल लेयर है, इतना पतला कर दिया। अब इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ध्यान से सुनो, बात नहीं करना। यहाँ पे हिमांशु, यहाँ पे एक ये लिया गया रेडियो एक्टिव मटेरियल। क्या लिया गया बाबू? रेडियोएक्टिव मटेरियल। आप समझ लो कि यहाँ यूरेनियम लिया है, ऐसे चुके लिखते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया है मतलब वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा होगा ना। रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था मतलब वहाँ से अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज टाइप निकल सकता है ना। तो बेसिकली यहाँ से अल्फा रेज को निकाला गया। क्या निकाला गया? अल्फा रेज को निकाला गया। अब याद कर, अल्फा रेज का, अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब था? ये पर न्यूक्लियस। ये हीलियम का याद रखी हुई थी कि बोलेगी तुरंत। हीलियम का न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ से निकल रहा है और इसमें ऐसे बॉम्बार्ड किया जा रहा है। क्या करा जा रहा है बाबू? बॉम्बार्ड किया जा रहा है इस तरीके से। ऐसे बॉम्बार्ड करा गया ना, तो बहुत कुछ ऑब्जर्व करा गया। क्या क्या ऑब्जर्व करा गया ये सुन लो। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या देखा गया? रुको एक मिनट। हाँ, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया है ना, कि जो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं ना एल्युमिनियम के गोल्ड फॉइल में, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है ना, सीधा सीधा निकल जा रहा है। कैसे निकल जा रहा है? सीधा सीधा। उसको कोई डिफ्लेक्ट करने वाला नहीं है, चुपचाप ऐसे सीधा निकल गया। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाई दे रहा है। अब क्या करा गया? ऑब्जर्व क्या क्या करा गया? ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई दिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो बॉम्बार्ड करा गया था वो सीधा निकल गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसमें बहुत कम ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो थोड़ा बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट किया। थोड़ा बहुत, जैसे ऐसे जाना था, हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक,
इसमें से, और उससे भी बहुत कम ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो थोड़ा बड़ा एंगल में डिफ्लेक्ट करा, मतलब 90 डिग्री 100 डिग्री इस तरह का डिफ्लेक्शन किया। उसमें मात्र एक आध ऐसा पार्टिकल था, जैसे मान लो कि 10,000 अगर मैं फेंक रहा हूँ ना अल्फा पार्टिकल, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो पूरा का पूरा 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब जहाँ ऐसे रहा था किसी से टकराया और वापस ऐसे हो गया, ऐसा ऑब्जर्वेशन करा गया। आगे बात समझ में, ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन मोटा मोटी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ समझने के लिए, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। ऐसा देखा गया ना बेटा ऑब्जर्वेशन में कि मान लेते हैं कि हम लोग 10,000 अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हैं। कितना फेंक रहे हैं? 10,000 अल्फा पार्टिकल में क्या देखा गया ना कि जो 8,000 अल्फा पार्टिकल्स हैं ना वो तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा निकल दिए। कैसे निकलिए बाबू? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इनमें कोई डिफ्लेक्शन हुआ नहीं भाई साहब, सीधा सीधा पास कर गए। इसमें से करीब करीब तुम ऐसा मान लो कि 1500 अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जो डिफ्लेक्शन तो करा पर बहुत स्मॉल एंगल से, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे जा रहा था, हल्का सा डिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल, ऐसा देखा गया। इसमें से कुछ और ऐसे थे, तुम यूँ सपोज कर सकते हो कि 499 मान लो, जोड़ के 10,000 करना है ना 499 ऐसे पार्टिकल्स थे जो थोड़े बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट करें। डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। समझाने के लिए भी डेटा ही ऐसा। डेटा मैंने, हाँ ऐसा ही था, पर ऐसा नहीं था कि सच में 10,000 फेंके तो एकदम 8,000 गिन के गया होगा। लगभग सबसे ज़्यादा सीधा पास कर गया और लगभग इतना पास किया। आगे बात समझ में ना, समझने के लिए हुआ भी ऐसा ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा, पर एग्जैक्ट डेटा मेरे को नहीं पता क्योंकि एग्जैक्ट डेटा कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में, ठीक। आगे सुनना। अब इसमें से एक ऐसा पार्टिकल था जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब बेटा ऐसे गया था और टकरा के वापस ऐसा आ गया। आगे बात समझ में, एक आध ऐसा था। ये क्या करा गया? ऑब्जर्वेशन। ये क्या था बेटा? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक, ऑब्जर्व जब किए ना, अब हम लोग को तो एक्चुअल में तो हम लोग को कुछ दिखता है नहीं भाई एटम्स में, तो ऑब्जर्व किया। अब इसके हिसाब से साइंटिस्ट कंक्लूजन निकालना शुरू किए। क्या क्या कंक्लूजन निकाले, ध्यान से सुन। कंक्लूजन में क्या क्या बताया गया? अच्छा, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधा पास कर गया। क्या मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधा पास कर गया? इसका मतलब एटम्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है? खाली है। एटम अगर ऐसे है, अल्फा पार्टिकल को तुम डाल रहे हो, सब सीधा सीधा पास कर जा रहे हो, इसका मतलब खाली है, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तभी ना सीधा सीधा पास कर गया। तो बोला कि देखो ना, यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल सीधा सीधा पास कर गया, मतलब एटम्स का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? खाली है, एम्प्टी है। क्या है बाबू? एम्प्टी है। ये इस ऑब्जर्वेशन से बताया गया। आगे क्या बताया गया कि भाई ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो विदाउट डिफ्लेक्शन क्रॉस कर जा रहे हैं, पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये सब डिफ्लेक्ट किया है ना, कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है अल्फा पार्टिकल्स को? यहाँ से क्या निकल रहा है बाबू? अल्फा पार्टिकल्स ना। क्या निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल्स का मतलब पता है ना क्या? हीलियम का न्यूक्लियस। क्या मैं ऐसे दिखाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद पॉजिटिव चार्ज दिखाऊंगा ना? अच्छा, हीलियम न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव, प्रोटॉन है ना केवल 2 ठे, तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, उसको कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा ना। इसका मतलब इसको डिफ्लेक्ट करने वाला एटम में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना। तो बोला गया कि भाई साहब इसका मतलब एटम के अंदर ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है लेकिन बहुत छोटे से जगह पे बैठा हुआ है, बहुत छोटे से जगह पे बैठा हुआ है, तभी बहुत कम को डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। आगे बात समझ में, अगर पूरे बड़े जगह में बैठा रहता तो ज़्यादा को डिफ्लेक्ट करता ना, ये सारा का सारा पास कैसे कर जाता? समझ में आया? तो ये बोला गया कि चूंकि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जो कि बहुत छोटे से रीजन में बैठा हुआ है, और उसी को क्या बोला गया? न्यूक्लियस। क्या बोला गया? न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस का किसने खोज करा था? रदरफोर्ड ने। किसने करा था? रदरफोर्ड ने। आगे बात समझ में, तो ये बताया गया। फाइनली वो क्या एक्सप्लेन करे, बता। फाइनली वो क्या एक्सप्लेन किए? ये एक्सप्लेन किए कि देखो एटम जो है ना, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है, उसके बहुत छोटे से रीजन पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। कोई तकलीफ?
यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाक से उतारो तो इसको। और कंक्लूजन तुम लोग लिखोगे, हम लिखेंगे नहीं भाई। ओहो कुछ नहीं। कितना टाइम हुआ दिखाई कर रहा है। न्यू एपिसोड कल रिजल्ट आ रहा है ना? क्या चीज़ यूपी इलेक्शन। सर यही है। क्या बात करें योगी। ये योगी है आज कल का लेकिन मज़ा आता है, क्या कहते देखेंगे हैं? बैठ के। एग्जिट पोल में भी वही बोला। हाँ। 5 राज्यों का कल चुनाव का रिजल्ट आ रहा है ना? गोवा, उत्तराखंड, पंजाब। वही नड्डा वोट कर रहे थे। पंजाब से तो वो है ना, आप जीत रहा है केजरीवाल। केजरीवाल। हाँ। इसको अरे रिजल्ट से याद आया, तुम लोग का रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट टर्म का अभी तक? सर कहाँ है आप? साथ ही में देगा, आता तो पता तो चलता कि क्या हुआ है एटलीस्ट। सर कास्ट टर्म 2 का बेसिस पे देते हैं। फर्स्ट टर्म खराब गया था ना ये। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि तुम्हारा सेकंड का बच्चा छोड़ी है। जाएगा अच्छा जाएगा, लेकिन टर्म वन से अच्छा जाएगा मतलब। टर्म वन से अच्छा जाएगा पक्का है। अभी जितना मेरा जितना पढ़े है ना उससे हम लोग 1 महीना पहले, 1 नहीं 15-20 दिन जो पढ़े 15-20 दिन पढ़े। बात बोलो। साफ बात करते हैं सर, मुझे बताए पढ़ने हमें बात बोलते हैं। तुम्हारा 10th में कितना आया था शिवानी? CBSE तेरा? इसका 94 है। 92 सच में बहुत अच्छा मार्क्स है तुम्हारा। 85 तुम्हारा पार्थ 90? अच्छे बच्चे थे नहीं तुम लोग 10th में? हम लोग अच्छे से कोरोना में लूट लिया। हाँ कोरोना ही सही में तुम लोग को तबाह कर दिया। कोरोना तबाह किया, कुछ दिन तुम लोग टीचर सर्च करने में लेट किए। तब से तेरा कितना आया था 10th में? साक्षी के चलता है हम बोलने वाले थे। 70। ओके तुम्हारा आर्यन? ये वजह टॉपर गाय। हाँ दिखा दे 94। तेरा बाबू? 70। आर्यन इज सो टैलेंटेड यार। स्कूल से आगे पढ़ने का सिर्फ था। कोई आर्यन आएगा ना 12th में भी? 12th में भी आएगा ना? अच्छा कोई बात नहीं। लिखो कंक्लूजन में लिखो तो बाबू, कंक्लूजन में लिखो पॉइंट वाइज। Since most of the particles pass through the gold foil without any deflection. Foil, FOIL, gold foil. Without any deflection, लिख लिए without any deflection, कॉमा के बाद लिखो, कॉमा के बाद लिखो most of the part of atom's age, most of the part of atom age empty. क्या देखे बेटा अपन कि ज़्यादा से ज़्यादा सब ऐसे ही पास कर गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एटम का जगह क्या है? खाली है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो since very few alpha particles gets deflected, comma there must be a positive charge inside the atom whose volume is much smaller than
द वॉल्यूम ऑफ एटम, द वॉल्यूम ऑफ एटम, ये कंक्लूजन था। और देखो इधर क्या देखे बाबू कि ज़्यादा से ज़्यादा सीधा पास कर गया मतलब एटम खाली है, और बहुत कम ऐसा था जो डिफ्लेक्ट किया। पहली बात, जो डिफ्लेक्ट किया मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तभी डिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी बात, बहुत कम डिफ्लेक्ट किया मतलब बहुत छोटे से रीजन में पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। कोई तकलीफ? समझ में आया? सो फाइनली वो क्या बोले बाबू एटम के बारे में रदरफोर्ड। अब फाइनल ये सब कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो फाइनली क्या बोले ना कि देखो एटम में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और वो बहुत कम वॉल्यूम में है। लैंग्वेज में लिखो तो थोड़ा, एंड हेंस नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड atom consists of a positively charged nucleus, a positively charged nucleus, a very small volume, and electrons revolve around the nucleus, in such a way as planets do around the sun. Planets do around the sun. अराउंड द सन। सुनो ये कुछ नया बात सिखा रहे हैं। ये तो बता दिए ना कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है, बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत छोटे से वॉल्यूम में है एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद बोला कि अच्छा ये न्यूट्रल है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, बोले कि है न्यूट्रल ही। तो बोला कि न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो आप बता दिए, नेगेटिव चार्ज के बारे में बताओ। तो बोला कि जे थॉमसन ठीक बोला था ये बात कि इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो ऐसे एटम के ऐसे चुपचाप बैठा हुआ नहीं है, वो बाहर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। वो बिल्कुल वैसे ही रिवॉल्व कर रहा है जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड। कैसे अराउंड, किसकी तरह बाबू, प्लैनेट्स की तरह। आगे बात समझ में। इसीलिए कभी कभी इसको ये भी बोलते हैं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। रदरफोर्ड आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ बात और समझ, एक और पॉइंट लिखो तो नेक्स्ट में, एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। आओ देखो बाबू, देखो मतलब वो कैसा एटम का मॉडल दिखाएं वो दिखाने की कोशिश करें। देखो ध्यान से, क्या है ये बीच में, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस। अब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं ना, जो यहाँ से गए होंगे वो सीधा पास कर गए होंगे बाबू, ठीक। मोस्ट ऑफ द तो सीधा ही पास कर गया। अब कुछ ऐसा पार्टिकल्स था जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करना शुरू किया है। जितना करीब आएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा ना, ठीक है। ये वो वाला एक अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर गया, बाकी सब इस तरीके से। इसमें एक ही एटम थोड़ी होगा, बहुत सारा एटम होगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स ढेर सारा फेंका जा रहा था। हम एक एटम की बात केवल कर रहे हैं, एक एटम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बात समझ में, इस तरीके से हो रहा है। अच्छा याद कर, मैंने यहाँ अपन क्या देखे बेटा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है ना, और ऐसा होता भी है। याद कर, न्यूक्लियस में बताए थे, न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है 10⁻⁻15, और एटम का साइज़ 10⁻⁻10 हिला मैंने, 10⁻⁻10 याद है ना। हम तुमको ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए बताए थे कि समझ सकते हो कि अगर ये रूम पूरा एटम है तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक पेन का निब। आगे बात समझ में, ऐसा है, बना लीजिए इसको।
देखो यहाँ पे हाँ देखो बाबू, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या इस तरीके से, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैसा है बाबू, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है यूँ। हो क्या रहा है, क्या बोले कि सर, उनसे सब कोई पूछा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या बताएं कि वो बाहर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के, तो बोले कि कैसे ये स्टेबल कैसे है। तो हम लोग याद है तुमको शायद थोड़ा सा पता होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में चलता है तो सर्कल में चलने के लिए उसको फोर्स चाहिए होता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंट्रल। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलते हैं। तो ये सर्कल में चल रहा है तो इसको कौन फोर्स दे रहा है, सेंटर की तरफ, तो ये खींच रहा होगा ना इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा बेटा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो बोले कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ना वो किधर लग रहा है, तो सेंटर की तरफ। वही फोर्स ऑफ रिपल्सन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण वो सर्कल में मोशन कर रहा है। आगे बात समझ में। इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। मान लेते हैं हम एक ऐसा एलिमेंट लिए हैं ना जिसका एटॉमिक नंबर Z है, कितना है, Z। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ। अगर मैं एटॉमिक नंबर 2 बोलता हूँ इसका मतलब उसमें कितना प्रोटॉन होता है, 2। कितना होता है, तो मैं Z अगर नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, Z। कितना है, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस E होता है ना, कितना होता है, तो Z नंबर में Z इंटू E, तो इसमें कितना चार्ज है बेटा, प्लस ZE, कितना है, समझ आ रहा है। और इसका चार्ज कितना है, E, नेगेटिव चार्ज। आगे मैग्नीट्यूड लिखे हैं यहाँ पे केवल। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ना, वही क्या कहना चाह रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है भाई साहब, यही इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, mv²/r, mv²/r, ये होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों के बीच में कितना होता है, k q1 q2/r² ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k, q कितना है, ZE, और q2 कितना है, E, तो कितना हो जाएगा, k ZE² r² इक्वल्स टू mv²/r। तो ऐसा रदरफोर्ड सब कुछ बता चुके थे, ये रदरफोर्ड सब कुछ ये सब एक्सप्लेन कर चुके थे कि कैसे घूम रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उस सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है जिसके कारण सर्कल में मस्त भाई साहब मोशन कर रहे हैं। कोई तकलीफ, बना लो, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लो तो थोड़ा सा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को, जाना है क्या कहीं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, between nucleus and electron, between nucleus and electron provides centripetal force, provides centripetal force to the electron, due to which it revolves around the nucleus, it revolves around the nucleus। ठीक है ना बाबू, अब बना लीजिए डायग्राम। क्या बॉटल देना रिया, यहाँ वेलोसिटी दिखाएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरे को क्या दिखाना चाहिए बाबू, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। वेलोसिटी क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाओगे तो हमेशा ऐसे दिखाओगे, है ना। नहीं बहुत जल्दी नहीं, ये हम क्या दिखा रहे हैं, इसका पाथ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, उसको मिटाना मत तुम लोग, ये पाथ दिखा रहे हैं और ये वेलोसिटी दिखा रहे हैं। वेलोसिटी कहाँ दिखाए थे अभी, हाँ कचरा कर देती हूँ पहले ही, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ, अब इनको भी चैलेंज, बस छोड़ दे रहे हैं जल्दी। अब इनको भी चैलेंज करने वाले लोग आए हैं।
बौर साहब अभी नहीं आए, रुक जाओ बता रहे हैं। इनको चैलेंज करने वाले कौन आया सुन लो। बोला गया ना कि अच्छा इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमता है जैसे प्लैनेट घूमता है। तो सबसे पहले लोग बोला ना कि भाई साहब वो प्लैनेट की बात है, प्लैनेट का मास इतना हेवी होता है और ये छोटू छोटू सेम नेचर में होता है क्या। पहला चीज़ लोग ऐसे बोला कि वो प्लैनेटरी मॉडल है, वो प्लैनेट की बात हो रही है और यहाँ एकदम छोटे छोटे पार्टिकल की बात हो रही है, सेम कैसे तुम कंपेयर कर सकते हो, लोग ऐसे बोले। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत दम नहीं था। आगे इनको कौन गलत प्रूफ किया बोले ना, ध्यान से सुना। याद कर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरुआत 12th जब स्टार्ट करते हैं हम तो बता रहे थे हम कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट चैप्टर बनता है। चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, याद है। चार्ज अगर मोशन में रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और चार्ज अगर एक्सेलरेशन से मूव करेगा तब बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब ये, अच्छा ये बताया कौन था? मैक्सवेल साहब बताए थे। कौन बताए थे? और वो कौन सा थ्योरी बताए थे? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। याद है, नाम पहले भी बताए थे जब लाइट का चर्चा हो रहा था। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में रहेगा, कैसे रहेगा? एक्सेलरेशन में रहेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या रेडिएट करेगा? किस फॉर्म में बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब ध्यान से सुना, ऐसा मैक्सवेल से हम लोग सुन रखे थे पहले से। ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कल में मूव कर रहा है ना, कैसे मूव कर रहा है? सर्कल में। इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सोच के बता। कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहां पे रहता तो इस डायरेक्शन में रहता, यहां पे रहता तो इस डायरेक्शन में रहता। क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। मैग्नीट्यूड चेंज करो तभी कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज करो तभी कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना भाई यहाँ पे, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चूंकि यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? दैट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो एक्सेलरेटिंग हियर। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो ये एनर्जी छोड़ना चाहिए ना, एनर्जी रेडिएट करना चाहिए ना, तो इसको एनर्जी ऐसे रेडिएट करना चाहिए था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका अपना एनर्जी कम होता जाएगा ना, और एनर्जी कम होता जाएगा तो धीरे धीरे अट्रैक्ट होता जाएगा, स्पाइरल बन के फाइनली जाकर के न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। देखना डायग्राम बनाते हैं। न्यूक्लियस है, अगर सच में ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को छोड़ता हमेशा, इस तरीके से मान लो दौड़ रहा है बाबू, अगर सच में ये एनर्जी को रेडिएट करता तो इसका अपना एनर्जी कम होता जाता और ये स्पाइरल होता जाता, ऐसे नज़दीक आते जाता। नज़दीक आते आते एक समय ऐसा आता कि न्यूक्लियस पे गिर जाता, और न्यूक्लियस पे जैसे ही गिरता पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिल करके ख़त्म कर लेता एक दूसरे को। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा हो रहा होता तो ये मोबाइल अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होते जाता, धीरे धीरे जादू जैसा। समझ में आ रहा है? पर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड साहब भी गलत हैं। तो ये चैलेंज उनको भी मिल गया। अभी लिखो मत रे, लिखो अब। क्या लिखना है? क्या लिखना है? फेल्यूर। या फेल्यूर ऑफ, इसी को ड्रॉबैक भी कह सकते हो। हाँ, फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिखो। As first में as this model has been compared with the planetary motion as this model has been compared with the planetary motion which are heavenly bodies,
विच आर हेवनली बॉडीज, हेवनली मतलब समझ रहे हो ना, हैवी हैवी एकदम, विच आर हेवनली बॉडीज. So this concept cannot be compared, so this concept cannot be applied, ऐसे लिखो. So this concept cannot be applied for very very small particles like electron and proton. So this concept cannot be applied to very small particles like electrons and protons. ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, आयुष चल रहा है ना वीडियो. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एनी चार्ज पार्टिकल, any charge particle radiates energy in the form of electromagnetic waves. Any charge particle radiates energy in the form of electromagnetic wave, when it remains in acceleration, पैराग्राफ चेंज करके लिखो. since electrons are revolving around the nucleus, that is they are accelerated, and hence electrons should radiate energy and hence क्या लिखिए hence के बाद, electrons should radiate energy and then it spiral inward due to loss of energy, and eventually falls on the nucleus. Which does not take place practically. आओ एक बार, इतना सारा लंबा लैंग्वेज लिख दिए, देखो इधर थोड़ा फिर से समझते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, तफसीर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा वो एनर्जी रेडिएट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब इसको एनर्जी रेडिएट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका एनर्जी का लॉस होगा, और लॉस होगा तो स्पाइरल इनवर्ड होगा और फाइनली जाके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं दिखता है. आगे बात समझ में, तो यहाँ पे भाई साहब ये फेल कर गया. एक और चीज देख, आओ सुनो. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन का मतलब याद है ना, अभी बताए थे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ. स्पेक्ट्रम मटेरियल ले लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाले जिसमें हर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था. जैसे गया ये कुछ ऑब्जर्व कर लिया, जो बच गया, जो निकल गया, बचने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे लिए, वो जो डिजाइन तैयार हुआ उसको क्या बोल रहे थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यहाँ पे जो एब्जॉर्ब करके उसके बाद फिर से ये जो लाइट छोड़ा, एमिट किया, उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेंगे, उसको बोल रहे थे एमिशन स्पेक्ट्रम.
एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग फोटो बनेगा, तुम ऐसा समझो, मेरा फोटो तेरा फोटो अलग अलग होगा ना, हम दोनों का फोटो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है पहचानने के लिए, वैसे हर एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है ये दोनों, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि हर एक का अलग अलग फोटो बनने वाला है। आगे बात समझ में, अब सुनना ध्यान से बेटा, जैसे मान लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है ना, तो ऐसा होता है ना कि मान ले कि 400 नैनोमीटर वाला यहाँ लाइट दिखाई दिया, कितना दिखाई दिया 400, फिर दिखाई दिया 500 वाला, फिर 600 वाला, लेकिन 400 500 के बीच में कोई भी वेवलेंथ वाला लाइट तुमको दिखाई नहीं दिया, कोई भी लाइट तुमको दिखाई नहीं दी। इसका मतलब 400 से 500 के बीच में जितना वेवलेंथ था सब ये एब्जॉर्ब कर लिया था, सब ये एब्जॉर्ब कर लिया था। तो यहां पे हम लोग को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? 1 नैनोमीटर, 1.2 नैनोमीटर, 1.4, मतलब एकदम कंटिन्यूअसली सारा वेवलेंथ दिखाई देता, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? पर कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, एक यहाँ लाइन दिखाई दे रहा है, फिर बीच में गायब हो जा रहा है सारा वेवलेंथ, फिर ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर एक लाइन दिखाई दे रहा है। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक्चुअली में नहीं दिखता था, कैसा दिखता था? लाइन स्पेक्ट्रम। कैसा दिखता था? लाइन स्पेक्ट्रम। कैसा दिखता था? एक्सपेरिमेंटली, सच में, है ना। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से देखो एक गलत चीज आएगा। क्या आएगा मेरे को बताना बेटा। इसका एनर्जी का लॉस हुआ ना, लॉस हुआ तो थोड़ा सा इसका रेडियस घटा। क्या? थोड़ा सा रेडियस घटा, तो जो एनर्जी छोड़ा वो मान लेते हैं कि जो फोटोन कैसे एनर्जी छोड़ रहा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी लेके चलता है वो कौन रहता है? फोटॉन्स। कौन रहता है? तो चूंकि इसका रेडियस कंटिन्यूअसली घट रहा है, तो जो फोटोन भी छोड़ना चाहिए ना वो सारे वेवलेंथ का छोड़ना चाहिए। जैसे मान लो शुरुआत में छोड़ा 10 नैनोमीटर का, फिर जस्ट उससे कम, फिर जस्ट उससे कम, फिर जस्ट उससे कम, मतलब सारे वेवलेंथ का फोटोन छोड़ना चाहिए था। कैसा छोड़ना चाहिए था? सारे वेवलेंथ का छोड़ना चाहिए था। मतलब इससे जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था वो कंटिन्यूअस बनना चाहिए था इस थ्योरी के हिसाब से। कैसा बनना चाहिए था? पर बनता कैसा है? लाइन स्पेक्ट्रम। कैसा बनता है? इस थ्योरी के हिसाब से कैसा बनना चाहिए था? कंटिन्यूअस, क्योंकि हर वेवलेंथ का फोटो निकलना चाहिए, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। पर एक्चुअली में कैसा बनता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस जब इनसे पूछा गया कि बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे बात समझ में, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन को ये भी भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा अभी तक मसला बना हुआ है, कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। बॉर आएगा सबका बाप आएगा, सबका सॉल्व करेगा, है ना। तो लिख लो थर्ड पॉइंट पे। ये तीनों पॉइंट इसलिए हम बहुत अच्छे से लिखवा रहे हैं ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट में कि क्वेश्चन पूछे, तो ये तीनों पॉइंट याद हो। लिखो, सिंस एनर्जी इज बीइंग रेडिएटेड by the electron continuously, radiate energy continuously, कॉमा के बाद लिखना it should give continuous spectrum, it should give continuous spectrum instead of line spectrum, which is actually observed। समझ में आया? देखो यहाँ पे सबको देखो यहाँ पे कौन कौन सा इसका ये सबसे पहले बात करते बेटा शुरुआत से एकदम रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड कैसा एक्सपेरिमेंट किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया। ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, बहुत कम था जो स्मॉल एंगल से किया, उससे भी बहुत कम था जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट किया, और एक आध ऐसा था जो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट कर गया 180 डिग्री से। तो अपन कंक्लूजन निकाले कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत छोटे रीजन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो बताया कि यही न्यूक्लियस है भाई साहब, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने क्या बोला कि ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही रिवॉल्व कर रहा है जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है। कैसे रिवॉल्व कर रहा होता है? प्लैनेट। बाद में वो क्या बोले कि ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। फिर बोले कि आखिर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व क्यों कर रहा है? तो रिवॉल्व करने के लिए, सर्कुलर पाथ में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। वो कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो रिवॉल्व कर रहा है भाई साहब, ठीक। अगली बात क्या बताई गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको गलत करने के लिए आ गया। तो अब बात कर रहे हैं फेल्योर की। किसकी बात कर रहे हैं? पहला फेल्योर यही बोला गया कि आप इसको प्लैनेट से कंपैरिजन कर दे रहे हो, इतना छोटा पार्टिकल इतना बड़ा पार्टिकल पॉसिबल है कंपेयर करना। पहला फेल्योर ऐसा बता दिया, पर इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं था।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फिर आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बताया बाबू कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी का लॉस होगा तो उसका रेडियस घटता जाएगा, घटते 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 वो न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए और कोलैप्स कर जाना चाहिए, जो कि एक्सपेरिमेंटली होता नहीं है। तो यहाँ फिर से गलत हो गए वो। तीसरा गलती इनका कहाँ दिखाया गया कि भाई साहब अगर रेडियस हल्का हल्का कम होते चला जा रहा है तो हर फोटोन का लाइट छोड़ रहा होगा, बेसिकली हर फोटोन का लाइट छोड़ रहा होगा तो सारे वेवलेंथ का फोटोग्राफिक प्लेट पे आना चाहिए था ना डिजाइन, पर ऐसा होता नहीं है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता नहीं है जैसा कि आपका थ्योरी बता रहा है। कैसा आता है? लाइन स्पेक्ट्रम। कैसा आता है? इस तरीके से इनको एकदम पूरा तहस नहस कर दिया सब। इतना एक्सपेरिमेंट किए थे बेचारे, गोल्ड फॉइल पतला पतला पीट करके पूरा तहस नहस कर दिया गया। आगे बात समझ में? अब इन सब का सॉल्यूशन कौन देने वाला है बाद में? बॉर साहब, जो पढ़ेंगे बाद में। लेकिन एक चीज़ ना, एक एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था, हम चाहते हैं उसको लिखवा दे। तुम चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, पर जान लो शायद कहीं काम आ जाए। कोई तुम लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम अच्छा दोगे, अगर कोई जेईई वगैरह में बैठोगे तो बस एक फार्मूला, बाकी ख़त्म हो चुका है, देखना थोड़ा ध्यान से। नहीं, रदरफोर्ड ख़त्म हो गया। रदरफोर्ड सुनना बाबू, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था ना, जाना इसको ऐसे चाहिए था ना बेटा, पर इतना डिफ्लेक्ट कर गया ये थीटा एंगल पे। नहीं बता रहे, थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। सब आ गया है क्या? सारे लोग आ गए हैं? नहीं ना, ठीक। थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। सब थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि सब अलग अलग पे कर रहा होगा? अलग अलग। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि जो थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा होगा उसका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होगा? एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा, हालांकि आपके कोर्स में है ही नहीं है, पर एक सवाल ऐसा पूछा था तो बस इक्वेशन का थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं हम। आगे बात समझ में? ध्यान से सुना। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट एंगल थीटा, इसका मतलब समझ रहे हो? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं? थीटा एंगल पे। ये जो होता है ना बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। ओ भाई साहब खतरनाक। इसका इक्वेशन बहुत लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन इससे केवल तुमको मतलब होना चाहिए। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। 4 थीटा बाई 2। तो बस इतना याद रखना। इसका क्या काम आएगा, सवाल कैसा पूछा जाएगा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ पे डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, वो एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो जेड स्क्वायर पे। किस पे डिपेंड करता है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। सवाल कैसा पूछा जा सकता है, सुन ले, मरो मत चले जाना। सवाल ऐसे पूछेगा ना, सुनो सुनो सुनो। अगर 30 डिग्री पे जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, उसका संख्या है 50। कितना है? कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। कितने पे? तो बोलेगा कि 60 डिग्री पे जो डिफ्लेक्ट हो रहा होगा उसका नंबर बताओ। उसका क्या बताओ? नंबर। इससे बता सकते हो। 100 नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या जो डायरेक्ट 100 कह दोगे? कैसे निकालते? ऐसे लिखते, देख ऐसे लिखते हैं बेटा, n1 एट एंगल थीटा 1 बाई n2 एट एंगल थीटा 2। अच्छा, इसको ऐसे तोड़ते तो कोई प्रोपोर्शनल के रखते ना यहाँ पे, वो के कट जाता है क्या? तो ये कैसा दिखाई देता है बेटा? ध्यान से देखना, ऊपर चला जाता क्या? साइन का पावर थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन का पावर, यहाँ से नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। एक बार शायद एम्स वगैरह में कहीं पूछा है, एक बार पूछा है। इफ़ यू वांट यू कैन इग्नोर इट, लेकिन लिख लो अगर एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा है थोड़ा। कैलकुलेशन क्या है ही नहीं रदरफोर्ड में, बस यही एक है, बाकी बॉर में केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, खाली कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, डोंट वरी, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, जोड़ घटाओ। सब डायग्राम बना लियो ना? हाँ, तो ये हो गया रदरफोर्ड। थोड़ा इन लोग से बात कर ले। ये रदरफोर्ड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का नेक्स्ट थ्योरी है बॉर्स थ्योरी, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करो। दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछो। थैंक यू।